चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के नतीजों को रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया। क्योंकि कोर्ट ने माना कि निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह ने जिन 8 मतपत्रों को अमान्य करार दिया था वो बिल्कुल सही थे और उनमें कोई खामी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी को धांधली का दोषी मानते हुए पुराने चुनाव नतीजे को रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप ढलोड़ को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिन 8 मतपत्रों को अमान्य करार दिया गया, हकीकत में वो 8 मतपत्र आम आदमी पार्टी पार्षद के पक्ष में डाले गए थे। उन पर ही निर्वाचन अधिकारी ने अलग से निशान बनाया। निर्वाचन अधिकारी ने जानबूझकर मतपत्रों को खराब किया ताकि चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी पार्षद के पक्ष में न आए। निर्वाचन अधिकारी की सफाई गलत है कि उसने खराब मतपत्रों पर अलग से निशान बनाया। उसने कोर्ट के सामने भी झूठा बयान दिया। कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि पूर्ण न्याय करें ताकि चुनावी लोकतंत्र बचा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नतीजे खारिज करते हुए निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए कहा कि उनके खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर चुनाव के लिए वोट डाले गए थे। वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार की टक्कर बीजेपी के उम्मीदवार से थी। 30 जनवरी को हुए चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को 16 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 20 वोट मिले थे, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी के 8 वोटों को रद्द कर दिया था और इस वजह से आप उम्मीदवार को सिर्फ 12 वोट माना गया और बीजेपी पार्षद को मेयर घोषित कर दिया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले को पलट दिया। अपने फैसले में उन 8 अमान्य वोटों को वैध करार दे दिया और 12 वोट में 8 वोट को जोड़कर 20 वोट मानते हुए कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आप और कांग्रेस के ज्वाइंट उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया, आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और चंडीगढ़ के घोषित हुए मेयर कुलदीप कुमार ढलोड़ को मिठाई खिलाकर बधाई दी जाने लगी। कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया कहा। ये लोकतंत्र की जीत है, चंडीगढ़ वासियों की जीत है, सच्चाई की जीत है और सभी हमारे इंडिया अलायंस की जीत है। आम आदमी पार्टी पार्षदों ने उस अधिकारी को भी शुक्रिया कहा जिसने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव की प्रक्रिया का सीसीटीवी मुहैया करवाया। कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर मैडम का देना चाहते हैं तो ईमानदारी से हमें वीडियो निकाल के दिया और साइन करके प्रॉपर। कितनी मेहनत है, ऐसे ऑफिसर दुनिया में कम ही होते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नतीजों को खारिज कर दिया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर आज की है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार ढलोड़ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई। समर्थकों ने कुलदीप कुमार को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर 30 जनवरी 2024 की है जिस दिन नतीजों का ऐलान हुआ था और अपनी जीत तय मान रहे कुलदीप कुमार आश्चर्यजनक तरीके से हार गए थे। नतीजों का ऐलान होते ही कुलदीप कुमार रोने लगे थे और उनके समर्थक उन्हें दिलासा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत कहा तो वहीं बीजेपी पर वोट की चोरी का आरोप भी लगाया। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा, एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह के गुनाह के पीछे किसका हाथ था इसकी जांच की मांग की। साथ ही बीजेपी को देश से माफी मांगने के लिए भी कहा। क्योंकि चंडीगढ़ चुनाव में नतीजे अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने बेईमानी की और षड्यंत्र रचा। आज चिंता इस बात की है, अगर देश की केंद्र सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी कहलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक इतने छोटे से मेयर के चुनाव में खुल्लम खुल्ला बेईमानी, चोरी, झूठ,
परेड, डकैती सब करती हुई कैमरे पे दिखी है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मांग की कि सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगाए जाने चाहिए। वो तो सीसीटीवी है तो पकड़ा गया, हम तो चाहेंगे कि लाइव जो है कैमरे हर जगह लगे, जहाँ भी पोलिंग स्टेशन है या जहाँ भी काउंटिंग होती है। और सेम इसी तरीके का काम 2020 में हुआ था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्षी दल ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाने लगे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मेयर पद के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की निरंकुशता से लोकतंत्र को बचाया है, जो चुनावों में हेरफेर करती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में संस्थागत तोड़फोड़ मोदी शाह की लोकतंत्र को कुचलने की कुटिल साजिश का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। सभी भारतीयों को हमारे संविधान पर इस हमले का सामूहिक रूप से मुकाबला करना चाहिए। कभी नहीं भूलें, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा लोकतंत्र चौराहे पर होगा। वहीं सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। How the elections in Chandigarh were conducted and it took the Supreme Court to intervene. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चंडीगढ़ मेयर के बीजेपी उम्मीदवार को सिर्फ मोहरा बताया। किसान आंदोलन खत्म होने की जो उम्मीद सोमवार तक जताई जा रही थी, वो पूरी तरह टूट गई। किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर 21 फरवरी यानी कल दिल्ली कूच का ऐलान किया है। क्योंकि सरकार की तरफ से 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी का जो प्रस्ताव दिया गया, उसे किसानों ने धोखा बताकर खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने शंभू बॉर्डर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शंभू बॉर्डर पर डटे 15,000 किसानों को आगे बढ़ने का हुक्म सुनाया। देखिए, हमारा बैरिकेड तोड़ने का अनक का सवाल है ही नहीं, हमारा दिल्ली जाने का अनक का सवाल है ही नहीं। हम तो मांग मनवाना चाहते हैं, और अगर कुछ सुनता नहीं है कोई स्टेट, तो हमारी मजबूरी भी तो है ना। किसान नेताओं ने सरकार को एक दिन का अल्टीमेटम दिया और ऐलान किया कि अगर 23 फसलों पर 21 फरवरी से पहले एमएसपी की गारंटी नहीं मिली तो आगे के लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने इस बात का भरोसा दिलाया कि किसान उग्र नहीं होंगे और वो शांतिपूर्ण ही दिल्ली के लिए कूच करेंगे। हालांकि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते भी दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की छवि खराब करने के लिए किसानों को भड़का सकती है। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਗਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇ। किसानों ने साफ किया कि हाल फिलहाल में सरकार के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं होनी है, लेकिन ये भी विश्वास दिलाया कि वो बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए वो नहीं रुकेंगे। प्रदर्शनकारियों के तेवर देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इस बार भी पुराने किसान आंदोलन जैसे हालात बन सकते हैं। चूंकि 15,000 किसान शंभू बॉर्डर पर हैं, अगर ये 15,000 किसान एक साथ दिल्ली के लिए कूच करते हैं तो क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देश और दुनिया में जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, वो बार बार इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरह की सिचुएशन होगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो 2 वर्ष पूर्व सिचुएशन हुई थी लाल किले पर, जिस तरह से वहाँ पर जो आतंक मचाया गया था, कुछ जो है शरारती तत्वों की और एंटी सोशल एलिमेंट भी उसमें मौजूद थे, तो वैसी सिचुएशन तो नहीं होगी, कोई भय का माहौल तो नहीं हो जाएगा। हालांकि गेंद अभी भी सरकार के पाले में है और सरकार के पास बुधवार सुबह 11 बजे तक का समय है। प्रशासन के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए दिल्ली पुलिस के जवान सुबह से ही सुरक्षा घेरा मजबूत करने में जुट गए हैं और दिल्ली बॉर्डर को छावनी में बदलना शुरू कर दिया है, जिसकी एक तस्वीर सिंघू बॉर्डर से सामने आई। यहाँ आंदोलन से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने सड़क पर कटीले तारों की आधा दर्जन लेयर बिछा दी, ताकि ट्रैक्टरों के पहिए कटीली तारों पर चढ़ते ही पंचर हो जाएं और कोई भी प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमा में प्रवेश न कर सके। कल किसानों का दिल्ली मार्च है और दिल्ली मार्च से पहले किस तरह से प्रशासन तैयार है, तस्वीरों में अगर आपको हम लोग दिखाएं तो आप देखिए, आइए ये आप देखिए कि किस तरह से जो कटीले तार हैं, कटीले तारों को रोल बनाकर लगाया जा रहा है लगातार, और 1 2 3 4 5 रोल पहले ही तैयार हैं और ये 6ठा रोल लगातार लगाया जा रहा है। इससे पहले जो रोल्स थे उन रोलों को पीछे तरफ लगाया गया था, जहां पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई देगी।
कटीले तारों के अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों ने सिंघू बॉर्डर पर कंक्रीट के बैरिकेड, लोहे के बैरिकेड, क्रेन और पुराने वाहन बॉर्डर पर खड़ा करके ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसे भेदना किसानों के लिए आसान नहीं रहने वाला। लेकिन एक हफ्ते से चल रहे प्रदर्शन ने दिल्ली के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। ट्रैफिक जाम और बॉर्डर पर फंसे लोगों ने जी न्यूज के कैमरे पर अपना दर्द बयान किया। और दिल्ली के लोगों ने इस आंदोलन के लिए सरकार और किसान दोनों को जिम्मेदार ठहराया। कुछ लोगों ने अपनी परेशानियों के लिए सीधे तौर पर किसानों को कोसा, तो कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस पर अपनी भड़ास निकाली और दलील दी कि जब किसान दिल्ली से कई किलोमीटर दूर हरियाणा बॉर्डर पर डटे हैं तो पहले से दिल्ली बॉर्डर की घेराबंदी नहीं करनी चाहिए। किसान कहाँ मर रहा है? किसान कहीं नहीं मर रहा है। ये तो सब विपक्ष का सब एक मुद्दा उठाया जाता है और कुछ नहीं है सर। आंदोलन करने का रोड पे जगह थोड़ी होता है। आपकी जो मांगे हैं वो आप रोड छोड़ के और भी जगह मांग सकते हैं। इस तरह का आंदोलन का नाम पे धब्बा है सर, एक्चुअली में धब्बा है। आप शांतिपूर्वक करिए। ये परेशानी सिर्फ आम लोगों की नहीं बल्कि व्यापारियों की भी है। भारत में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने एक बयान जारी करके बताया कि दिल्ली की सीमाएं सील होने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को 3 दिनों में 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यानी हर दिन देश की अर्थव्यवस्था को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बॉर्डरों के बंद और सील होने की वजह से हो रहा है। इस बीच किसानों और सरकार के बीच चले आ रहे विवाद की आंच हरियाणा के गुरुग्राम तक पहुंच गई। मानेसर में पिछले 611 दिनों से जमीन अधिग्रहण को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने पंजाब के किसानों को अपना समर्थन दिया। धरने पर बैठे किसानों ने दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली कूच करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान किसानों को काबू करने के लिए पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया और करीब 50 किसानों को हिरासत में लेकर मानेसर पुलिस लाइन भेज दिया। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समाज को 10% आरक्षण देने का बिल पास हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब इस बिल को विधान परिषद में पेश करेंगे। वहां से पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा, जिसके बाद शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समाज के लोगों के लिए 10% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के बीकानेर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। बीकानेर में वो पार्टी की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता और MLC पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 13 जनवरी को राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। मौर्य के मुताबिक इस्तीफा देने के बाद भी अखिलेश यादव ने उनसे बात नहीं की तो उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद से अलीगढ़, हाथरस होते हुए 24 फरवरी को आगरा पहुंचेगी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी संदेशखाली जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। नॉर्थ 24 परगना के धमखाली बस स्टैंड पर शुवेंदु अधिकारी और पुलिस अधिकारी के बीच जमकर बहसबाजी हुई। शुवेंदु अधिकारी की दलील थी कि उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट से संदेशखाली जाने की अनुमति ली हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में लगी धारा 144 पर रोक भी लगा दी थी। Challenging Mamta Police, a senior IPS, challenging Calcutta High Court order. 1 घंटा यहाँ वो लोग को रीथिंक करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। 11:10 बजे 12:10 में मैं सीधा गाड़ी घुमा के कलकत्ता हाई कोर्ट जाऊँ। पुलिस का कहना था कि बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की हुई है, इसलिए कोर्ट का आदेश अभी लागू नहीं होता है। पुलिस ने जब शुवेंदु अधिकारी और उनके समर्थकों को आगे बढ़ने नहीं दिया तो शुवेंदु वहीं पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। ममता पुलिस हाय हाय, ममता पुलिस हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। संदेशखालीर मां बोनेरा लड़ाई करो, बीजेपी संगे आछे। इसी दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट से शुवेंदु अधिकारी के लिए एक अच्छी खबर आई। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ममता सरकार की अपील को खारिज कर दिया और फिर शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी विधायक शंकर घोष को संदेशखाली जाने की इजाजत देते हुए धारा 144 पर रोक को बरकरार रखा। लेकिन हाईकोर्ट ने शुवेंदु अधिकारी से कहा कि वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे और उनके साथ कोई भी समर्थक या बीजेपी कार्यकर्ता संदेशखाली नहीं जाएगा। इस फैसले के बाद शुवेंदु अधिकारी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ संदेशखाली पहुंचे। वहां पहुंचते ही उनका फूलों से स्वागत किया गया। संदेशखाली जाने से पहले नॉर्थ 24 परगना में एक अलग ही घटना हुई। शुवेंदु अधिकारी के साथ मौजूद
बीजेपी कार्यकर्ताओं में से किसी ने मौके पर मौजूद सिख आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कह दिया। इसके बाद तो पुलिस अधिकारी बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उनकी बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल के साथ तीखी बहस हुई। क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं, अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते, आपके रिलीजन पर नहीं बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में, नहीं आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने, मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? बीजेपी नेताओं ने अधिकारी के धर्म पर टिप्पणी से इनकार किया, लेकिन आईपीएस अधिकारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है? ये आप लोग की औकात? ये आप लोग बोल रहे हैं? ये आपका लेवल है? ये आप लोग का लेवल है? एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है? पुलिस अधिकारी और बीजेपी नेताओं के बीच हुई इस बहस का वीडियो ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति ने संवैधानिक सीमाओं को बेशर्मी से लांघ दिया है। बीजेपी के लिए हर पगड़ी पहना व्यक्ति खालिस्तानी है। स्ट्रांगली ऑपोजिट, स्ट्रांगली यही बीजेपी का कल्चर है। ये धर्म के नाम पे ये प्रोवोक करते हैं। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि बंगाल में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए हैरानी जताई कि संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, जबकि वो ही पूरी समस्या की जड़ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि एक ऐसा शख्स जो पूरे इलाके को अपनी जागीर समझने लगे उसे सरकार नहीं बचा सकती। उसके खिलाफ हजारों आरोप झूठे हो सकते हैं, लेकिन इनमें अगर एक भी आरोप सही है तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए। हम शाहजहां शेख को सरेंडर करने के लिए कहेंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य के डीजीपी पर दबाव है। क्या कि जहां हमने शाहजहां का नाम लिया उनको थोड़ा सा वो चुभा और उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट कैसे करेंगे जब उसके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, और ईडी को अरेस्ट करना चाहिए, हम क्यों अरेस्ट करें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि शाहजहां को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जाए। संदेश खाली में सियासी दौरा सिर्फ बीजेपी ही नहीं कर रही है, बल्कि लेफ्ट पार्टियों के नेता भी अब वहां पहुंच रहे हैं। सीपीएम नेता बृंदा करात भी संदेश खाली के लिए निकल पड़ी, लेकिन उन्हें भी नॉर्थ 24 परगना में धमखाली फेरी घाट पर रोक दिया गया। बृंदा करात ने ममता सरकार पर निशाना साधा। But taking women one by one at night to their office to sexually assault them, then there was no breach of peace for the police. बृंदा करात ने कहा कि पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने की ये लड़ाई है। उधर देश में एनआरसी लागू होने से पहले ही बंगाल के नदिया जिले में सैकड़ों लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए। जिनके आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए गए उनमें से ज्यादातर मथुआ समुदाय के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से 14-15 साल पहले भारत आए थे। उन्हें डाक के जरिए एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें उनके आधार कार्ड डीएक्टिवेट करने की बात कही गई, और चिट्ठी मिलते ही बांग्लादेश से भारत आए मथुआ समुदाय के ये लोग बेहद परेशान दिखे। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि क्या भारत सरकार उन्हें वापस बांग्लादेश भेज देगी। मथुआ समुदाय के लोगों की परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब उन्हें सरकारी गल्ले की दुकान पर राशन नहीं मिला, और आधार कार्ड डीएक्टिवेट होने की वजह से वो बैंक से भी पैसे नहीं निकाल पाए। पुरुष और महिलाएं रोती बिलखती दिखी। सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या अब उन्हें बांग्लादेश लौटना पड़ेगा। हालांकि ये खबर देखते ही देखते पूरे बंगाल में आग की तरह फैली। घटना की जानकारी होते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक्टिव हो गयीं, और उन्होंने इस घटना को एनआरसी से पहले केंद्र सरकार की बड़ी साजिश बता दिया। We will not allow NRC in Bengal. Please remember, we are ready to give our blood, but we are not going to exclude any individual person. इस संबंध में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें मथुआ समुदाय के लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट करने का कारण पूछा। क्योंकि ये घटना बांग्लादेश से भारत आए मथुआ समुदाय से जुड़ी थी, इसलिए इस पर सियासत भी गर्मा गई। टीएमसी ने जहां इस घटना को एनआरसी से जोड़ा, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की।
क्योंकि हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी बांग्लादेश से आकर बंगाल में बसे लाखों लोगों को वापस बांग्लादेश भेजना चाहती है, इसलिए टीएमसी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया। स्थितिटा खराब জায়গায় নিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা হচ্ছে। আমি জানি না এটা এনআরসির কোনো পার্ট কিনা শুরু কিনা, কিন্তু একটা জিনিস আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে পারি, দল যখন আমাদের যা মেসেজ দেবে সেইটা আমরা কনভে করব, মানুষের কাছে উপস্থাপিত করব, বলবো। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से आधार कार्ड डीएक्टिवेशन की घटना पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने इसे तकनीकी खामी से जोड़ा और जल्द इस तकनीकी समस्या को दूर करने की बात कही। First of all, I will apologize to them whose card actually deactivated, and it is technical fault. क्योंकि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है और बंगाल की नदिया और उत्तर दक्षिण 24 परगना जिले में 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, इसलिए बीजेपी और टीएमसी दोनों मतुआ समुदाय पर कोई टिप्पणी करने से बचते ही दिखे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत 1 लाख रुपए तक की पुरानी टैक्स डिमांड को माफ करने का ऐलान किया गया है। ये रियायत इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स के तहत जारी की गई टैक्स डिमांड पर लागू होगा। सीबीडीटी के मुताबिक वित्त वर्ष 2009-2010 से लेकर वित्त वर्ष 2014-15 तक की बकाया इनकम टैक्स डिमांड को वापस लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 25,000 रुपए तक की टैक्स डिमांड माफ कर दी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2011-12 से लेकर वित्त वर्ष 2014-15 के बीच 10,000 रुपए की टैक्स डिमांड को माफ किया गया है। सीबीडीटी ने यह भी साफ किया है कि किसी टैक्स पेयर का अधिकतम 1 लाख रुपए तक का बकाया टैक्स ही माफ किया जाएगा। इस फैसले से देश के 1 करोड़ 11 लाख करदाताओं को फायदा होगा। हालांकि ये टैक्स माफी टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों के तहत जारी किए गए टैक्स डिमांड पर लागू नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए टैक्स माफ करने का ऐलान किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामलला के दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। रामलला को देखकर मुख्यमंत्री धामी उनके सामने दंडवत हो गए। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को विश्व के हर सनातनी की भावनाओं की जीत बताया। मेरे लिए बहुत भावुक करने वाले क्षण भी हैं कि जहां भगवान रामलला 500 वर्षों के बाद फिर से अपने जन्म स्थान पर विराजित हो रहे हैं। हर एक सनातनी की भगवान राम की कृपा से उनकी भावना की जीत हुई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने 10 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। 8 फरवरी को हल्द्वानी में एक अवैध मदरसे को ढहाने के बाद इलाके में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। फिल्म, टीवी और ओटीटी के मशहूर अभिनेता ऋतुराज सिंह का 59 साल की उम्र में निधन हो गया। ऋतुराज को 19 फरवरी को कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद तेजस्वी यादव जनता का विश्वास हासिल करने निकल पड़े हैं और आज से बिहार के अलग अलग जिलों की 10 दिनों की यात्रा शुरू की। मुजफ्फरपुर से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। टीवी में ऐड देखते हैं कि नहीं देखते? मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी, हमारे चाचा का गारंटी ले सकते हैं। वहीं बीजेपी ने भी तेजस्वी पर बड़ा पलटवार किया। सत्ता में भी वही, विरोध में भी वही। आज विरोधी दल के नेता भी माँ और बेटा ही बने, कोई तीसरे को नहीं बनाया। वहीं तेजस्वी के सीतामढ़ी पहुंचने से चंद मिनट पहले ओवरलोड की वजह से मंच टूट गया, जिससे भगदड़ मच गई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पूरी तैयारी के साथ पटना से जन विश्वास यात्रा के लिए निकले। घर में विधिवत पूजा की और लालू यादव और राबड़ी देवी का आशीर्वाद भी लिया। जन विश्वास यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव ने भगवान शिव की पूजा की। इस दौरान लालू यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद रहे। गाय को गुड़ खिलाया और बेटी का आशीर्वाद लेकर यात्रा के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने नीतीश पर निशाना साधा। जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं जो मुख्यमंत्री है, तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी। तेजस्वी यादव यात्रा के अलग अलग पड़ाव में अपने 17 महीने के काम को जनता को बताएंगे और विश्वास हासिल करने का प्रयास करेंगे। और सुपर 30 के बाद अब कुछ खबरें विस्तार से। जम्मू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों को विकास की गारंटी दी। साथ ही जम्मू कश्मीर में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
जिनमें कई परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रेल सेवा से जुड़ी थी। प्रधानमंत्री ने जम्मू में IIT और IIM का उद्घाटन किया। इसके साथ नए एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइन की शुरुआत हुई। पीएम ने आज जम्मू में एम्स का भी उद्घाटन किया, जिसका उन्होंने साल 2019 में शिलान्यास किया था। पीएम ने जम्मू में बैठकर पुलवामा, पुंछ और बांदीपोरा जैसे आतंक पीड़ित जिलों के लाभार्थियों से भी बात की। सभी बच्चे गांव वाले मोदी जी नारा लगाते चलते रहते हैं, छोटे बच्चे रोडों में। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूर सुदूर गांव तक सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। कुछ लाभार्थी जम्मू में जनसभा वाली जगह भी पहुंचे थे। पीएम ने उनसे भी केंद्र की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। जम्मू कश्मीर में अभी तक डीजल इंजन से ही ट्रेनें चला करती थी, मगर आज पहली बार बिजली के इंजन से ट्रेन चली। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का शुभारंभ किया। ट्रेन को रवाना करने के लिए पीएम ने जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम से हरी झंडी दिखाई। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन हमारे और आपके लिए कोई नई बात नहीं, मगर घाटी में आजादी के बाद पहली बार बिजली से ट्रेन चलेगी। आज पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसका उद्घाटन किया गया है। ट्रेन की इस आवाज से घाटी का 185 किलोमीटर का इलाका जुड़ेगा। कुल बारामूला से लेकर मैं आपको बता दूं संगलदान तक जो है 185 किलोमीटर का जो सफर है अब ट्रेन के जरिए कश्मीर के लोग कर सकेंगे। घाटी के दुर्लभ इलाकों में इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत से कश्मीर से कन्याकुमारी तक का रेल सफर का सपना भी साकार होगा। विकास की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री ने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने धारा 370 का जिक्र करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों से खास अपील की और धारा 370 की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें जिताने को कहा। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। पीएम ने कहा कि धारा 370 कश्मीर के विकास का बहुत बड़ा रोड़ा था। अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। यहां उन्हें सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट के पास बन रही इंटरनेशनल फिल्म सिटी के पहले फेज 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में फिल्म सिटी का एक पवेलियन लगाया गया, जिसका जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सोमवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत के मौके पर फिल्म सिटी बना रहे फिल्म निर्माता बोनी कपूर और भूटानी इंफ्रा के अफसरों ने प्रधानमंत्री मोदी से इंटरनेशनल फिल्म सिटी की जानकारियां साझा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। ये फिल्म सिटी जेवर में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 1000 एकड़ में बनकर तैयार होगी। पहले चरण में 230 एकड़ पर काम चल रहा है। इस फिल्म सिटी में 7 जोन होंगे, जिसके लिए 1600 करोड़ का निवेश हो रहा है। पहला फेज बनकर तैयार होने के बाद यहाँ 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बोनी कपूर ने बताया कि फिल्म सिटी में एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग की सुविधा होगी और जरूरत के मुताबिक वहां देश विदेश के लोकेशंस के सेट बनाए जा सकेंगे। मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक जाम तो सबने देखा होगा, लेकिन अब मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर भी जाम लगने लगा है और इसकी एक बड़ी वजह है बॉलीवुड, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर हर दिन कारोबारियों और बॉलीवुड स्टार्स की 100 से अधिक चार्टर्ड फ्लाइट्स की आवाजाही होती है। ऐसे में एयरलाइंस और चार्टर्ड प्लेन्स की भीड़ की वजह से रनवे पर टेक ऑफ के लिए लाइन लग जाती है। इस मुश्किल से निपटने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मुंबई एयरपोर्ट पर हर घंटे 2 तय फ्लाइट्स को कम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुंबई एटीसी से कहा गया है कि चार्टर्ड प्लेन्स को नॉन पीक आवर्स यानी कम व्यस्त समय में उड़ाया जाए, ताकि यात्री विमानों की आवाजाही पर असर न पड़े। मुंबई एयरपोर्ट पर विमानों की बढ़ती भीड़ की एक वजह रनवे की कमी भी है। मुंबई एयरपोर्ट पर रोजाना 1000 फ्लाइट्स की आवाजाही होती है, जिसके लिए वहां सिर्फ 2 रनवे हैं। अधिकारियों के मुताबिक दोनों रनवे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ऐसे में उनका एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रनवे पर बढ़ती भीड़ की वजह से एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स की लैंडिंग में 40 मिनट से 1 घंटे तक का समय लग रहा है। ऐसे में विमानों को देर तक आसमान में चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे हर फ्लाइट में करीब 2.5 लाख रुपए का ज्यादा ईंधन खर्च हो रहा है। प्याज के दाम फिर बढ़ सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है।
इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के नासिक में प्याज के थोक दाम में 40% तक का उछाल देखा जा रहा है। क्योंकि निर्यात का रास्ता खुलने के बाद थोक मंडी में प्याज की आवक कम हो गई है, जिसका सीधा असर होलसेल रेट पर पड़ा है। नासिक की लासलगांव मंडी में शनिवार तक प्याज के दाम 1280 रुपए प्रति क्विंटल थे, जो सोमवार को बढ़कर 1800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। फिलहाल बोल तो अभी तो भाव बढ़ेगा तो 110%, क्योंकि एक्सपोर्ट जब माल चालू होएगा तो भाव तो बढ़ने वाला ही है। निर्यात पर रोक हटते ही खुदरा बाजार में भी प्याज के दाम लोगों की जेब जलाने लगे हैं। पहले तो 50 का 2.5 किलो मिलता था, अभी 60 का 2.5 किलो। पिछले साल दिसंबर में जब प्याज के दाम बढ़े थे, तब केंद्र ने कालाबाजारी रोकने के लिए निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन शनिवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्याज के निर्यात पर लगी रोक हटा ली गई। निर्यात पर लगी हुई पाबंदी को अब हटा दिया गया है। उसके बाद आप ये मान सकते हैं कि लगभग 40 से 50% प्याज के जो भाव हैं, उनमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पहाड़ों पर इतनी जबरदस्त बर्फ जमी है कि देश तो क्या, विदेशों से भी सैलानी यहां स्कीइंग करने पहुंच रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद गुलमर्ग की वादियों में चहल पहल दिखाई दी। क्योंकि बर्फ के बिना यहाँ विंटर स्पोर्ट्स का कारोबार ठप पड़ा था, लेकिन गुलमर्ग में बीते दिनों हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद वहाँ बड़ी संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों की ढलानों पर लोग स्कीइंग करते दिखे। गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट्स विंटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगहों में शुमार हैं। यही वजह है कि विदेशों से भी सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। It is a gorgeous place and the people are very, very friendly. It's lovely. बर्फबारी के बाद स्की रिजॉर्ट चलाने वाले लोग भी बेहद खुश हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा। We wait almost 1 month, so finally we get the snow. वहीं लद्दाख का द्रास भी देश की सबसे ठंडी जगह बना हुआ है। वहाँ ताज़ा बर्फबारी के बाद एक एक कोना सफेद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे घर, मकान, सड़कें सब कुछ बर्फ का बना है। यही नहीं, आसमान का ओर छोर, सड़कों के किनारे और पहाड़ की चोटियां भी मानो बर्फ में घुल गई थी। कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग क्यों कहते हैं, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में ताजा बर्फबारी के बाद खारी इलाके में ऐसा खूबसूरत नजारा दिखाई दिया। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी है और पहाड़ों के बीच में बना ये रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। ट्रेन की पटरियों से लेकर पतले तारों पर भी बर्फ का ही कब्जा है। इसी बीच बर्फ से बचने के लिए छतरी लिए कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी तस्वीर ऐसी है जैसे किसी कहानी पर फिल्माई गई हो। तो ये देखिए, इस समय बर्फ से ढका हुआ ये कश्मीर घाटी का नजारा। दूर से लोग यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। भारत और चिली की 75 साल पुरानी दोस्ती का एक नया आयाम तब दिखा जब दिल्ली में चिली के मशहूर कवि पाब्लो नेरुदा की कविताओं का हिंदी संस्करण लॉन्च हुआ। दिल्ली में हुए इस बुक लॉन्च के दौरान हिंदी संस्करण के लेखक डॉक्टर प्रभाती नौटियाल और चिली के राजदूत भी मौजूद रहे। डॉक्टर प्रभाती नौटियाल पिछले 40 सालों से स्पेनिश से हिंदी का अनुवाद कर रहे हैं। इस बार वो पाब्लो नेरुदा की 62 कविताओं को हिंदी पाठकों के लिए लेकर आए हैं। खामोश है ताकत, पेड़ बताते हैं मुझे, खामोश है ताकत, पेड़ बताते हैं मुझे, और गहराई मुझे बताती हैं जड़ें। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान से भारत चिली की दोस्ती की जड़ें भी मजबूत होती दिखी। लॉन्चिंग में आई चिली के राजदूत ने हिंदी अनुवाद के लिए डॉक्टर नौटियाल का धन्यवाद किया। Thank you, thankful for you the effort that you are doing to promote our writer in India. साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता पाब्लो नेरुदा को चिली का राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। कवि के साथ वो एक राजनयिक भी थे। Zee News।